So, Jai Hind, everyone. Today, we have a very, very special guest with us. Sir is a renowned voice on geopolitics and strategic affairs, and someone who needs no introduction. Sir is popularly coming on various national and international media channels, where Sir discusses his several decades, more than 3 to 4 decades of his experience in the Indian Army. So, again, an extreme privilege and honor to welcome to our show Major General Rajan Kochar Saab. So, welcome to the show, sir. Thank you very much, Navjot. Always a pleasure to do a program with you because you bring out, I think, the best of everything in a very short time. Thank you, sir. It's always a privilege and honor, sir. So, sir, शुरुआत करते हैं जो 28 फरवरी में वेस्ट एशिया में जो एक नई डेवलपमेंट शुरू हुई है, नाउ इट्स बीन अ फ्यू मंथ्स डाउन द लाइन. तो आप कैसे देखते हैं जो अयतोला अली खामेनेई की डेथ के बाद किस तरह से ईरान में और वेस्ट एशिया में जियोपॉलिटिकल जो डेवलपमेंट्स इवॉल्व हुई? यस सर. 28 फरवरी ऑनवर्ड्स आज हम एक ऐसी स्टेज में आ चुके हैं एंड आई थिंक टुडे इज 25th of June. राइट सर. एंड दिस जर्नी हैज, ये पूरी जर्नी ने पूरे विश्व को बदल दिया. और जो भी स्टूडेंट्स हैं जियोपॉलिटिक्स में, जो अपनी टेक्स्ट बुक से जियोपॉलिटिक्स समझते हैं, मुझे एडवाइस है उनको कि अपनी टेक्स्ट बुक से आप बाहर आके ये एक केस स्टडी को एनालाइज कीजिए, बिकॉज ये एक अपने आप में एक केस स्टडी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको एनालाइज करना, बिकॉज इससे आपको एक ऐसी इंसाइट मिलेगी कि हम अपने देश की परिस्थिति को भी अच्छी तरीके से समझ पाएंगे. सबसे पहले ये जो वक्फा रहा है तकरीबन 4 महीने का, मैं बोलूं इसको मार्च अप्रैल बोलूं, तो 4 महीने में ये आपने क्या देखा? ये आपने ये देखा कि एक शक्तिशाली देश जिसके पास वर्ल्ड की सबसे आधुनिक मिलिट्री इक्विपमेंट है, मिलिट्री ब्रेन्स हैं, फौज है, एक इकोनॉमी है उसके साथ, वो एक कमजोर देश के ऊपर विजय नहीं हासिल कर पाई. और इसका रीजन है कि सबसे इंपॉर्टेंट रीजन इसको समझना पड़ेगा, जो टेक्स्ट बुक के आपको बाहर मिलेगा, वो रीजन है हर एक देश को अपनी ताकत के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, तवज्जो करना पड़ेगा कि हमारी ताकत हमारी क्या है. जैसे कि ईरान की ताकत क्या थी? मिसाइल टेक्नोलॉजी. हाँ, तो अभी जो ईरान की जो ताकत है वो एक कन्वेंशनल आर्मी नहीं. और अगर ईरान सोचता कि मैं अपनी फौज में उसको मॉडर्नाइजेशन अपना लाऊंगा, अपनी फौज को मैं अपने हवाई जहाज में इसको खरीदूंगा, जैसे कि हम लोग सोच रहे हैं, यहाँ पे राफेल ले लो, Su-57 ले लो, किस लिए? राइट सर. इसको ईरान ने नहीं लिया. ये इसको ईरान ने बोला कि अगर जो मेरी ताकत है, अगर एक ऐसा शक्तिशाली देश के साथ अगर मैं लड़ूंगा तो मेरी एयरफोर्स कितने दिन तक टिकेगी? एग्जैक्टली. मेरी एयर डिफेंस कितने दिन तक टिकेगी? तो इसको मेरी नेवी कितने दिन तक टिकेगी? तो जो मेरी ताकत है उस पर मुझे काम करने की जरूरत है, और 20 साल से ईरान काम कर रहा है. जो इसको अभी हासिल हुआ है, ये इसको ओवरनाइट नहीं हुआ. आपको ये समझना पड़ेगा कि आप समझते हैं 8 महीने में ईरान ने जो तैयारी कर ली, नो, इसको 20 साल लगे. और इसने अपनी तैयारी अपने कैसे करी? बिकॉज ईरान जानता था कि एक वक्त आएगा जब अमेरिका इजराइल पीछे पड़ जाएंगे और फिर वो उसको जो कैसे वो चुनौती को झेलेगा. सर, क्या हम इसको 2003 का जो इराक इन्वेजन था यूनाइटेड स्टेट्स का, क्या वो ईरान के लिए एक वेकअप कॉल था? जैसे आपने बताया कि पिछले 2 दशक से 20 साल से ईरान ये 20 महीने की नहीं बल्कि 20 साल की तैयारी से अमेरिका से लड़ रहा था, और वो एक बैटल हार्डन उनके सोल्जर्स थे, जबकि वो अपना टेरेन उस तरह से समझते थे, जबकि जो अमेरिकी सोल्जर्स हैं वो दे आर ट्यून टू अ डिफरेंट, दे हैड
बड़ा ही उनको मुश्किलात का सामना अफगानिस्तान में भी करना पड़ा। तो आप इस चीज को कैसे देखते हैं कि द एडवांटेज ऑफ प्रिपरेशन and a long drawn battle that the Iranians have been fighting for the last 2 decades, sir? तो ये जो आपकी इस कहानी है, ये इसमें बहुत दम है, और इसलिए दम है क्योंकि इराक की इसको ईरान ने देखी, जिस तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स ने लड़ी और जिस तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स कामयाब रहा, ये अब ईरान ने बोला कि ये गलती हम नहीं करेंगे। तो क्या किया ईरान ने कि अब हमारी ताकत क्या होनी चाहिए? हमारी ताकत होनी चाहिए कि हमको जो मैन्युफैक्चरिंग करनी है अपनी, जहां पे डिफेंस इकोसिस्टम बनाना है, दैट हैज टू बी अंडर द ग्राउंड, बिकॉज जैसे हम बाहर बनाएंगे और अगर हम इसको दुश्मन के पास वो ताकत रहेगी, वो तो खत्म कर देगा हमको 2 दिन में। तो इसको ईरान वेंट अंडरग्राउंड, और इसलिए ये आपने अगर देखा, और मैं आपको एक छोटा ट्रेलर अगर आपने देखा, वो आपने गजा में देखा, yes. जिस तरीके से हमास ने वहां पे टनलिंग कर रखी थी, 100 किलोमीटर से ऊपर की अंडरग्राउंड टनलिंग, इजराइल को पता नहीं चला। साथ इजराइल है और मोसाद है और ये सारी एजेंसीज है, अभी उनको नहीं पता चला इन लोगों ने अंडरग्राउंड टनल्स बना रखे हैं इस तरीके से। तो सिमिलरली इसको यूनाइटेड स्टेट्स को भी नहीं पता चला, बिकॉज उनके सैटेलाइट बाहर की आपकी इंफॉर्मेशन आपको दे सकते हैं, अंदर क्या हो रहा है उनको नहीं पता। right. और इसको ईरान ने क्या किया कि अपनी मिसाइल सिटीज बनाई 100 मीटर नीचे। अब आपका बंकर बस्टिंग बॉम्ब जो GBU 57 है, वो आपका 50 मीटर तक जाता है। sir. तो अमेरिका जो ये क्लेम कर रहा था 12 दिन की लड़ाई में, आपको याद होगा जब जून इसको पिछले साल में लड़ाई हुई थी, जी सर, तो अमेरिका क्लेम कर रहा था कि उसने उसकी न्यूक्लियर ताकत को ऑब्लिटरेट कर दिया। और आज इस पेंटागन की रिपोर्ट 3 दिन इसको बाद की भी रिपोर्ट है, इससे पहले भी पेंटागन की रिपोर्ट थी, जिसमें बताया कि भाई इट इज इंटैक्ट। मैक्सिमम आपने क्या किया, कुछ उसके सेंट्रीफ्यूज आपने खत्म किए, कुछ आपने जो उनके साइंटिस्ट को मारा, जो मसाड ने उनको अपने घरों में जो स्ट्राइक हुआ, तो एट द मोस्ट आपने उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम कुछ महीने उसको डिले कर दिया, उससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर पाए। सर क्या ये ईरान की एक स्ट्रेटेजिक एक प्लानिंग थी कि जब पिछले साल की हम जो शॉर्ट वॉर की अगर हम बात करते हैं, तो उन्होंने अपना जो एक्चुअल स्ट्रेंथ वहां पे शोकेस नहीं किया, ताकि इफ इन केस ऑफ फुल ब्लोन वॉर वो अमेरिका को सरप्राइज कर सके। आप क्या इस तरह से देखते हैं इसको? इसको नवजोत देखिए, आपको समझना पड़ेगा कि आपको एक चीज इसको समझनी पड़ेगी कि ये जो लड़ाई है आपकी जो है 12 दिन की वो लड़ाई आपकी चली, किसने रोकी वो लड़ाई? इसको क्या ईरान ने रोकी? सीज फायर की मांग कहां से आई थी? वो लड़ाई में साफ जाहिर हो गया कि जो इजराइल जो है वो 12 दिन से ज्यादा इनकी मिसाइल्स के अगेंस्ट टिक नहीं सकती, बिकॉज उसके बाद इंटरसेप्टर्स ही नहीं थे। और right, उसका जो भी आयरन डोम और ये आयरन बीम अपना सिस्टम जो आई मीन उसको वर्ल्ड फेमस रहा है, और 82% किल प्रोबेबिलिटी रखता है, वो किल प्रोबेबिलिटी तभी आएगी जब आपके पास इंटरसेप्टर्स का एक बहुत लार्ज इन्वेंट्री होगी। right, और आपकी और आपके व्यूअर्स की जानकारी के लिए कि एक मिसाइल को मारने के लिए आपको 2 इंटरसेप्टर्स आपको उसको लॉन्च करने पड़ते हैं। right, sir. रेशियो 1:2। 1:2। तो जब अगर इसको ईरान ने अपनी जो मिसाइल उस टाइम पे लॉन्च की, इसको बोला जाता था कि तकरीबन 600 के करीब या 700 के करीब आपकी मिसाइल आपकी लॉन्च हुई, तो उनके इंटरसेप्टर 1500 से ऊपर थे, और उनके इंटरसेप्टर्स यूएस से आते हैं ज्यादातर, और दे वर आउट ऑफ स्टॉक। एंड दे रियलाइज कि अगर आप उस लड़ाई को एनालाइज करो बारीकी से, आप उसको डे वाइज एनालाइज करो, तो आप देखेंगे लास्ट 3 डेज में इजराइल का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, बिकॉज पहले 9 दिन में तो इजराइल ने झेल लिया, बिकॉज उसके पास वो इंटरसेप्टर्स थे और उनकी मिसाइल्स को खत्म कर एक दुक्का मिसाइल उनकी गिरती थी। लास्ट 3 डेज में टेल अवीव में आप देखिए, बिकॉज वहां से न्यूज ब्लैंक होती है,
आपको मिलती नहीं है, बिकॉज देयर इज अ स्ट्रिक्ट सेंसरिंग व्हिच टुक प्लेस दैट टाइम, और आपको ऐसी कोई भी इसको आपको रिपोर्ट्स टेल अवीव और बाकी एरिया से नहीं आई थी, बट लॉट ऑफ डैमेज वाज कॉज्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। एंड इजराइल को अपने घुटने पे ला दिया उसने, ईरान ने, 12 दिन की लड़ाई में, तो ईरान ने देख ली। दूसरा, ईरान को क्या सीख मिली? ईरान को ये सीख मिली कि देख भाई, अब हमारे पास अब कभी भी अब ये इसको दोबारा से लड़ाई हो सकती है, तो हमको क्या करना है अभी? अब हमको मैक्सिमम अपनी प्रोडक्शन को स्पीड करना है मिसाइल और ड्रोन्स की। तो ईरान ने क्या किया कि चाइना को फोन कॉल किया, इसको खुमैनी ने जी से बात करी कि भाई आप हमको इसको मिसाइल्स के रॉ मटेरियल और जो भी है आपको रेयर अर्थ, मैग्नेट, सेमीकंडक्टर्स, वो सब हमको भेजने शुरू कर दो। तो आपने, और अगर आप देखा होगा कि अगर आप इस न्यूज़ को फॉलो कर रहे हैं फ्रॉम लास्ट ईयर टू दिस ईयर, इस चाइना के बहुत सारे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट लैंड किए ईरान में। चाइना की शिप्स जो हैं, वो जो उनकी कार्गो वेसल्स हैं, वो ऑयल के नाम पर, बिकॉज चाइना 90% ऑयल ईरान से लेता था, जो भी ईरान का जो ऑयल है उसका 90% चाइना को जाता था। जी सर। तो उस शिप्स में ये जो सारा जो आपका मटेरियल आया, इसको ईरान को क्या चाहिए था? ये अब ईरान ने मैन्युफैक्चर करने शुरू कर दिया दबादब, और इसको ओपन मीडिया में आती है कि ईरान के पास 5000 मिसाइल्स हैं और 6000 मिसाइल्स हैं। ये हवा में बात करते हैं लोग, और इसमें कुछ एनालिस्ट भी है मेरी तरह जो इसको इंफॉर्मेशन को टेलीविजन में बताते हैं, भाई इनके पास तो 5000 हैं, इनके 2000-3000 तो इनकी खत्म हो गई, ये ज्यादा देर तक नहीं टिके। बट यू विल बी शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड टू नो दैट nobody, even the Mossad or the United States, have an accurate figure के ईरान के पास कितनी मिसाइल्स, और इसीलिए ईरान दबंग होकर लड़ रहा है, बिकॉज इसलिए वो जानता है कि भाई ये क्या सब बच्चे, हमारे पास 5000 मिसाइल है, हमारे पास 20,000 से ऊपर होंगे। राइट सर। सो सर, इफ वी एनालाइज फ्रॉम अमेरिका की पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें, तो अब ये जो ट्रीटी की बात चल रही है, सीज फायर भी हुआ है, तो इसमें एक्चुअली इफ वी एनालाइज, हु इज द कमिंग आउट एज अ विनर इन दिस वॉर सर? देखिए, ऐसी वॉर में इट्स अ वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन, बिकॉज पीपल आस्क मी कि ऑपरेशन सिंदूर में कौन जीता, बिकॉज बेसिकली ऑपरेशन सिंदूर वाज एट्रिशन वॉर, इट वाज नॉट अ कन्वेंशनल वॉर कि आप एक देश के अंदर चले जाएंगे, आप उसका एरिया कैप्चर कर लेंगे। बिकॉज इसको क्या होता है लड़ाइयों में, जीत आप इसको कैसे, आपके पैरामीटर्स क्या होते हैं इसको विक्ट्री को एनालाइज करने के लिए, कि इसको कौन जीता कौन हारा। यूक्रेन रशिया में क्या हो रहा है, रशिया अंदर चला गया, उसने ऑलमोस्ट 20% यूक्रेन पे कब्जा कर लिया, तो ऑब्वियसली रशिया इज विनिंग दैट वॉर। अब यहाँ पे आप इसकी क्वांटिफिकेशन कैसे करेंगे कि हमने आपके हवाई जहाज ज्यादा मार दिए, हमने आपके लोग ज्यादा मार दिए? नहीं, यहीं पे आपको गलती होती, क्योंकि पाकिस्तान भौंकता रहता है कि उसने ये हमारे 5 हवाई जहाज मार दिए, 6 मार दिए, 7 मार दिए। दैट इज नॉट द पैरामीटर ऑफ विनिंग दैट वॉर। इसको पैरामीटर ऑफ विनिंग द वॉर इज कि आपका जो ऑब्जेक्टिव था, जिस ऑब्जेक्टिव से आप इस लड़ाई में उतरे हैं, डिड यू अचीव दैट ऑब्जेक्टिव? एंड इफ यू हैव नॉट अचीव दैट ऑब्जेक्टिव, then you have lost that war. Then United States, the objective still stands, the Yes, nuclear obviously. obliteration of Iran. Yes, and that has to be understood by people, not by saying कि आपके इसको यूनाइटेड स्टेट्स के 42 एयरक्राफ्ट ये आपने गिरा दिए, उसके पास बहुत है एयरक्राफ्ट। Exactly. 42 गिरा दी तो क्या हुआ? आपने ईरान के 3000 लोग मार दिए, सो व्हाट? हमने जो पाकिस्तान की जो लड़ाई की हमने सिंदूर में, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था? हमारा ऑब्जेक्टिव था कि हम 9 उनके टेररिस्ट कैंप स्ट्राइक करेंगे। वी अचीव द ऑब्जेक्टिव, इसको हमको रोक नहीं सका कोई। हमारे बम, हमारे मिसाइल उस ऑब्जेक्टिव पे गिरे और पाकिस्तान का एयर डिफेंस नहीं रोक सका। पाकिस्तान ने एस्केलेट किया। पाकिस्तान ने जब एस्केलेट किया तो उनको इसको 11 हमने एयर बेसिस पे उड़ा दिया और उनका जो पूरा एयर डिफेंस सिस्टम खत्म कर दिया, इसलिए पाकिस्तान ने सीज़फायर मांगा।
So the objective is the first parameter of judging the war, and the second parameter is who has asked for ceasefire. Ceasefire इसको किसने मांगा? जो आदमी लड़ाई को जीत रहा होता है वो सीजफायर मांगता है, मुझे आप बताइए. एज सिंपल एज दैट. लेट अस अंडरस्टैंड दीस टू थिंग्स. पाकिस्तान ने सीजफायर मांगा, हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ. हु इज द विनर? इंडिया और पाकिस्तान. Obviously, India. Yes. ने objectives को achieve You कर don't पाए. understand. Those Pakistanis are being fed fiction. सच्चाई नहीं बताई दी जा रही उनको. सिमिलरली अमेरिका के जितने ऑब्जेक्टिव्स थे, आप भी इसको फॉलो कर रहे हैं. रिजाइन चेंज, हैज इट हैपेंड? नो. न्यूक्लियर ऑब्लिटरेशन, हैज इट हैपेंड? नो. Nothing of that sort. मिसाइल्स को आपने खत्म कर दिया. इसको ट्रम्प बोलता है हमने 92% मिसाइल उड़ा दी उसकी. I mean, That too might be Mr. Trump's hallucination that he keeps posting on Truth Social, sir. तो जो उसको हासिल नहीं किया. और क्या हो गया कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया. अच्छा, वो ऑब्जेक्टिव में नहीं था आपके. It came out of the blue. आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पे, it is joked around. When the war started, the Strait of Hormuz is open, and now the war is on, and the objective is to open the Strait of Hormuz. So America stands defeated on this front. So जो ऑब्जेक्टिव अमेरिका ने अचीव नहीं किया, अब उसमें एक ऑब्जेक्टिव और जुड़ गया. जब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया, फिर अमेरिका ने उसका नेवल ब्लॉकेट कर दिया. फिर अमेरिका जो खर्ग आइलैंड की बात कर रहा था, उसकी जरूरत नहीं थी. इसको मैंने आर्टिकल लिखा हुआ है खर्ग आइलैंड पे. इट हैज बीन पब्लिश्ड इन अ डिफेंस जर्नल, एंड आई हैव एनालाइज्ड कि अगर अमेरिका उसको अटैक करता है, एंड आई थिंक रोट दिस आर्टिकल द फर्स्ट वीक ऑफ मार्च इटसेल्फ. Right. और इसको मैंने लिखा था, अगर अमेरिका इसको एक ऑब्जेक्टिव अपना बनाता है, अमेरिका के इट विल बी अ मैसेकर ऑफ इट्स मेन देयर. I calculated that on the first night itself of the attack, America will lose more than 100 soldiers. America never came to the ground fight, sir. I mean, the Kurds, they were vouching on the Kurds, but then Kurds would never have helped them. आप ये देखिए, अपने एक पायलट को बचाने के लिए they lost nearly 5 aircrafts. तो आप देख लीजिए, when modern armies like this, even NATO countries, the NATO bloc did not stand with America. Not at all. Neither NATO, neither European Union, neither the American Congress, and neither the American people, and neither sane countries of the world. इसको sane मैं बोलता हूँ. They are, or I will say, sensible countries of the world. I think sane will not be correct word. Sensible countries of the world. They did not stand by America. So and America totally isolated. Yeah. So people who analyze geopolitics, and if we go back to the Cold War era, sir, when 1956 the Suez Crisis happened, that really changed the dynamics in that part of the world. Now, do you think this 2026 US-Israel-Iran war has reshaped ये जो पूरा जो axis है, dynamics है West Asia में, that led to the Suez War, led to the UK diminishing as a global power to a very, very large extent. Does this, blow the America's trumpet now is going to be becoming from a bang to a whimper? Yeah, see, already it has started happening. United States offered security to the Gulf nations. And that is why, there are 9 military bases of the United States in the Gulf region. And these people are paying actually heavily because इनको पैसों की कोई कमी नहीं है. इनको अमेरिकन को ये पैसे अब लगातार अमेरिकन कंपनीज आई हुई हैं और इनके साथ आपका कोलैबोरेशन हो गया. Amazon, ये सारी इसको Microsoft, everybody is working there in the Gulf. आपका UAE. How things are changing, I'll just give you a very small example. 3 days or 4 days back, there was a news that UAE ने इसको भारत से आकाश तीर और ब्रह्मोस मांगा है. इसको मुझे बताइए, क्या उसके पास पैट्रियट नहीं है? क्या उसके पास अमेरिका का टॉमाहॉक मिसाइल नहीं है? क्या उसके पास अमेरिका के सिस्टम्स नहीं लगे हुए हैं?
वो सिस्टम्स उसके फेल हो गए। सो नाउ जो हमने सिंदूर में इस्तेमाल किया और हमने ये सिस्टम को वर्ल्ड को दिखा दिया कि ये चाइना भी इस सिस्टम को पकड़ नहीं सकता, बिकॉज ये लड़ाई तो सिंदूर की पाकिस्तान के साथ थी, बट एक्चुअली चाइना लड़ रहा था इसको, चाइना इसके पीछे था। और जो भी पाकिस्तान में लगा हुआ था वहां पे, या जो भी फायर हो रहा था हमारे ऊपर, और जो भी हवाई जहाज थे, वो सारे चाइना के थे। आप PL-15 मिसाइल भी चाइना की थी। तो जब चाइना ने हमको रोक सका, तो यूएस क्या रोकेगा इसको, ईरान को? तो इसीलिए अब देखना, आप स्लोली दैट वेस्टर्न आपका इन्फ्लुएंस ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट विच इज प्रीडोमिनेंट आज इस गल्फ में, जैसे कि मैं आपको सऊदी अरेबिया का एग्जांपल देता हूँ, आपको यूएई का एग्जांपल देता हूँ। अब सऊदी अरेबिया पाकिस्तान से डिफेंस पैक्ट कर रहा है, बिकॉज वो पाकिस्तान के सोल्जर्स को, वहां पे एक डिवीजन चली गई है पाकिस्तान की, उनको सिक्योरिटी देने के लिए 2 ब्रिगेड्स प्लस, बिकॉज अमेरिकन तो ऑन ग्राउंड आएंगे नहीं ना, बिकॉज बूट्स ऑन ग्राउंड तो वो मारे जाएंगे, उनको वो एक्सेप्टेबल ही नहीं है, बिकॉज अफगानिस्तान में साथ में जब प्रेसिडेंट ट्रम्प जब चाइना गए हैं रिसेंटली, एंड मिस्टर जी जिनपिंग द प्रेसिडेंट ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, उन्होंने थूसीडाइड ट्रैप की बात की है कि व्हाई अमेरिका शुड नॉट फॉल फॉर इट. So that has kind of, it has, challenged the American supremacy that now time is ripe, that America is going to be challenged by China full on, and America should not look for a military confrontation with the Chinese. How do you see this, sir? नहीं, बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो आपका इंडो पैसिफिक को, ये इंडो पैसिफिक कमांड को इसने पैसिफिक कमांड कर दिया, चेंज कर दिया. Yes, sir. बिकॉज इंडिया को ये अब इसने देख लिया कि इंडिया को तो, ये जो इंडिया तो सपोर्ट दे नहीं रहा है इसको चाइना के अगेंस्ट, बल्कि चाइना के साथ हाथ मिला रहा है वहां पे जाके। रशिया, चाइना, इंडिया वहां पे जो हेड ऑफ स्टेट पहुंच जाते हैं बीजिंग में और हाथ मिलाते हैं, एक दूसरे गले लग रहे हैं। और अमेरिका देख रहे हैं ये क्या हो रहा है भाई, हमको ने तो इसको भारत को अपना उसको माना था, अब तो ये तो चाइना के साथ मिल रहा है। और उसके बाद उसने चाइना पाकिस्तान को वो करने लगा। तो ये सर पाकिस्तान कहाँ से, पाकिस्तान को इन्होंने मीडिएटर बीच में बना दिया, क्या कैसे देखते हैं? पाकिस्तान का रुतबा इससे बड़ा है या कैसे देखते हैं, या सिर्फ एक जोकर की तरह बैठा दिया वहां पे? देखिए नवजोत, ये देखना पड़ेगा आपको कि इस कतार और ओमान ने मीडिएट करने से मना कर दिया, बिकॉज उनको काफी बार अमेरिकन ने और इजरायलीज ने धोखा दे दिया। और एक बार तो जब ये मीटिंग चल रही थी दोहा में, तो जिस घर में मीटिंग ये उसको चल रही थी, उसको मोसाद ने ड्रोन अटैक कर दिया और कतार का मीडिएटर उसमें मारा गया। तो कतार ने फैसला किया भाई हम तो इन लोगों के साथ नहीं करेंगे। तो अब इसके पास ऑप्शंस नहीं थे, इसके पास ये या तो पाकिस्तान था या तो टर्की था। अब एक मुस्लिम कंट्री के साथ करना था जो ईरान के साथ भी एक अच्छे रिलेशंस और बातचीत रखता है। तो ये अब इसने समझा कि ये पाकिस्तान ही बेहतर है, बिकॉज ये हमेशा नतमस्तक होता रहता है और ये हमारे कंट्रोल में रहेगा, हम जो बोलेंगे वो करेगा। देखिए पाकिस्तान वाज नॉट अ न्यूट्रल कंट्री, ईरान आल्सो न्यू कि पाकिस्तान इज नॉट न्यूट्रल, बट उसके पास और कोई चारा नहीं था। अब उसने देखा कि पाकिस्तान को लगा तो दिया पर हो कुछ नहीं रहा है, बिकॉज पाकिस्तान इज नॉट एन एक्सपीरियंस नेगोशिएटर। वो अपने अफगानिस्तान के साथ नहीं अपनी लड़ाई को रोक पाए, तो इस लड़ाई को क्या रोकेंगे? तो उसने फिर हाथ जोड़ के कतर को बोला कि आप आ जाओ बीच में प्लीज, बिकॉज ये इसके बस की नहीं है, मुनीर के और शबाज के बस की नहीं है, और आप आ जाओ। और बिकॉज आपके बिना ये समझौता हो नहीं सकता, हम इसको वापस जाना चाहते हैं, बिकॉज हम इस लड़ाई में और नहीं यहाँ पे रहना चाहते। हम एक्चुअली इनसाइड न्यूज इज कि अमेरिका एक्चुअली गिव अप। अमेरिका ने बोला कि हम ये इसको लड़ाई को जीत तो सकेंगे नहीं, और जितना हम रहेंगे हमारा उतना ही नुकसान होगा। तो और ऊपर से उनके मिड टर्म इलेक्शंस आ रहे थे, प्राइमरीज आ रहे थे, नेटो का प्रेशर था, एलाइड का प्रेशर था, एलाइड कंट्रीज का भी कि भाई लड़ाई को रोको। ये जो भी आपकी गल्फ कंट्रीज वो बोल रहे थे इनको लड़ाई रोकने के लिए, तो इसीलिए कतार आया। और ये जो पाकिस्तान क्रेडिट लेता है ना, ये इसका क्रेडिट नहीं बनता है, इस कतार का क्रेडिट बनता है। एवरीबडी नोज इट। जो लोग इन्वॉल्व थे ना इस डील में, ईरान,
ये जो आपका ये पाकिस्तान और यूएस, अगर हम डील की बात करें, the treaty, they signed this deal in the the Versailles Palace, the historical, the Palace of Versailles. यहाँ पे 1919 में जो ट्रीटी ऑफ वर्साई साइन हुई थी आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. सो शायद डोनाल्ड ट्रम्प साहब को थोड़ा सा हिस्टोरिकल वो एमनीशिया में चले गए, उस चीज को कॉन्टेक्स्ट को समझ नहीं पाए कि जो वर्साई की ट्रीटी जनरली एक बड़ा ही एक हिस्टोरिकल एक पॉइंट हो जाता है, और हाउ दैट कैन शेप द डायनामिक्स ऑफ द ग्लोबल पावर इन द टाइम्स टू कम. नवजोत, आप जब एक अपने गोल्फ पार्टनर को लगाओगे इस ट्रीटी करने के लिए, कुचनर को लगाओगे, स्टीव विटकॉक को लगाओगे, इस टाइप के आप अपने सन इन लॉ को लगाओगे, who are not experienced foreign affairs experts. They have never dealt. देखिए आपके ईरान की, अब देखिए अब उसके जो आपके बंदे लगे हुए हैं, जो इसको नेगोशिएशन में लगे हुए, दे आर ओल्ड हैंड्स, वो पूरे एक्सपीरियंस लोग हैं. और यहाँ पे ये इसने ऐसे ग्रीन ऑन लगाई. देखिए वो एक गजा से उसको एक्चुअली हिट मिल जाना चाहिए था. वो जो बोर्ड ऑफ पीस बनाया इसने, और ये स्टीव विटकॉक और कुचनर वगैरह को ले गया था वहां पे, तो क्या हुआ उस वर्ल्ड ऑफ पीस का आज की डेट में? बात भी नहीं कर रहा मैं. कितनी कंट्रीज आई उसमें? इसको क्या G7 कंट्रीज या आपकी नेटो, आपकी कंट्रीज, आपकी बड़ी बड़ी जो कंट्रीज हैं, जो आपकी P5 कंट्रीज हैं, क्या वो आई उसमें? क्या अमेरिका के एलाइज आए उसमें? वो 27 कंट्री जो भी आई थी वो छुटपुट कंट्रीज थी. उसने बोला कि अमेरिका को प्लीज कर देते हैं तो चले जाते हैं, इंक्लूडिंग पाकिस्तान. अच्छा, नाउ द बोर्ड ऑफ पीस हैज गॉन इनटू द ग्रेव. और अब इजराइल बागी हो गया. Right. अब इजराइल बोलता है कि देखिए आपने हमको कॉम्प्रोमाइज कर दिया, हमारी सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज कर दिया, और हम तो चाहते थे मिसाइल का भी इसमें आए मेंशन, हम, और इसका लेबनान का मेंशन इसमें नहीं आए, और आपने इसको लेबनान को मेंशन कर दिया, मिसाइल को आउट कर दिया. नाउ इजराइल 2-3 महीने के लिए तो शांत रहेगा, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है देख भाई, हमारे बिना तुम्हारा भी काम हो नहीं पाएगा, तो कीप क्वाइट फॉर 3 months, हमको निकलने दो, वापस जाने दो, फिर उसके बाद जो तुमने लेबनान के साथ करना करो. बिकॉज दैट इज द फीलिंग विच आई एम गेटिंग, बिकॉज अभी इसको लेबनान में चीजें शांत हो चुकी है. Right, sir. And Mr. Yes, sir. And Mr. Benjamin Netanyahu, जो अपनी रेटिंग्स ऑलरेडी, उनकी रेटिंग्स थोड़ी नीचे जा रही है, डोमेस्टिक रेटिंग्स, बिकॉज ऑफ करप्शन एलिगेशंस एंड लॉट ऑफ व्हाट हैपेंड इन दिस वॉर आल्सो. Anyway, sir, coming back to India, one couple of quick questions before we wrap up, because you have to go also. इंडिया की अगर हम बात करें, जो गल्फ ऑफ ओमान में हुआ, जो 3 इंडियन सेलर्स को अमेरिकन मिसाइल्स ने हिट किया एम्प्टी सेटबेलो में, तो आप क्या देखते हैं कि इंडिया का रिस्पॉन्स थोड़ा सा म्यूटेड था? Because I was speaking to one ambassador साहब also, and he was also speaking that why the long-term strategic policies are not shaped by few incidents. So what is your reading कि कैसा ये रिस्पॉन्स होना चाहिए था हमारा? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका हैज अ स्ट्रॉन्गर होल्ड ओवर इंडिया. ओके, आई डोंट नो द रीजंस. could be that we are lacking technology, we are lacking support from powerful countries to fight a war against Pakistan and China, because इसको रशिया भी खुल के सामने नहीं आ रहा है. इसको रशिया से भी जो भी हमारा सप्लाई चेन है वो काफी इफेक्ट हो चुका है, बिकॉज वो भी अपनी लड़ाई लड़ रहा है, उसकी प्रायोरिटी यूक्रेन है. तो इंडिया ऑल्सो नोज कि अगर हमको इन लोगों से लड़ना है तो हम अपना जो भी आधुनिक जो हमको सामान हमको चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, जेट इंजन चाहिए, और हमको जो आपके सिस्टम्स आपको चाहिए, तो वो कहाँ से आएंगे? अमेरिका से. एक्सकैलिबर एमुनिशन हम उनसे ले रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें ले रहे हैं उनसे, जेवलिन मिसाइल्स ले रहे हैं. तो ऑल इसको ये कहाँ से आएगा? बिकॉज हमारी इंडस्ट्री अभी ये उस लेवल तक नहीं पहुंची है. हम अपना राग जरूर लाते रहते हैं कि इतना एक्सपोर्ट हो रहा है, इतना फलाना हो रहा है, ढिमकाना हो रहा है, बट वो जो है ना 3-4 चीज़ों का जो मेजर एक्सपोर्ट हो रहा है, उससे वो उसका अमाउंट इतना बढ़ जाता है कि आप उसको समझते हैं कि फिर उसी को हम बोलते हैं कि हमने अपने एक्सपोर्ट, अपने टारगेट्स अपने हमारे, बट इसमें आत्मनिर्भर हमारे यहाँ पे ज़्यादा कुछ इसको मूवमेंट नहीं ले रहा है. वो स्लो चल रहा है, टेक टाइम.
तो जब तक भारत के पास वो ताकत नहीं आती, क्षमता नहीं आती, अमेरिका इज द ओनली कंट्री, बिकॉज अमेरिका को क्या चाहिए, अमेरिका को पैसा चाहिए, इसको पैसे देते रहो, $500 बिलियन का वो बोलते हैं कि आप हमसे 2030 तक ट्रेड बढ़ाओ। इसको भारत एक्चुअली बोलते हैं, अपने डेट में चला गया भारत, आप जानते हैं आप, जो इसको काफी, इसको डेट में इसको चला गया, और ये सारे जो है सामान खरीदने में, और इसलिए हम अपनी सिस्टम के साथ टिंकरिंग करते रहते हैं, अग्निवीर ले आओ, इनको पेंशन बजट कम कर दो, इस टाइप की चीजें हम करते रहते हैं। फायर फाइटिंग, इस फायर फाइटिंग इज नॉट अ लॉन्ग विजन, बिकॉज अग्निवीर इज गोइंग टू बी cause you a serious security problem maybe after 10 years, because वो फौज को बहुत बुरी तरीके से इम्पैक्ट करेगा इन टर्म्स ऑफ मोराल भी एक तो थोड़ा सा जो ट्रूप्स का मोराल है वो कितना हाई रह पाएगा, दैट इज। और you see, after 10 years 70% of your troops are going to be under 4 years of experience। आपके पास एक्सपीरियंस, आपके पास बचे ही नहीं लोग वहां पे। That's absolutely something to be noted. लड़ाई is a blend of youth and experience. So the military commanders, the military leaders should speak up, with authority to the political bosses. चलो, that is a different topic. Different story. We'll talk on that. Yes, sir. So finally, where do we see? अबे कहाँ ये जंग कहाँ जा रही है अभी? क्या ये पीस होल्ड करेगा, या हम एक सेकेंड राउंड ऑफ हॉस्टिलिटीज देखेंगे आने वाले वक्त में? वेस्ट एशिया में कभी पीस नहीं आएगा, बिकॉज जब तक आप पैलेस्टीनियन की प्रॉब्लम को रिजॉल्व नहीं करेंगे, ये आप जब तक इजराइल और ईरान के बीच में कोई समझौता नहीं होगा आने वाले वक्त में, इट साउंड्स लाइक अ मिराज, पॉसिबल समथिंग लाइक इंडिया पाकिस्तान। अब इंडिया पाकिस्तान भी तो हम जी रहे हैं ना पाकिस्तान के साथ, और ये जो सेम, और आप जानते हैं कि इंडिया पाकिस्तान में शांति कभी नहीं आ सकती। Similarly, ईरान और इजराइल में कभी शांति नहीं आएगी। I am not being pessimistic, but that's the harsh reality. It is a harsh reality. I'm trying to be realistic. और इसको अमेरिका इस लड़ाई में शामिल नहीं होगा डायरेक्टली। इसको अमेरिका अब उसने ये डिसाइड कर लिया कि ईरान, इसको इजराइल को लड़ाई लड़ने दो, जो भी मदद इजराइल को चाहिए हम देंगे। अब वो चाइना की पॉलिसी समझ गया, बिकॉज जिस तरीके से चाइना पाकिस्तान की मदद कर रहा है और सामने नहीं लड़ रहा है भारत के साथ, वो पॉलिसी अमेरिका को पसंद आई है। और आप देखेंगे आने वाले वक्त में अमेरिका इजराइल को सपोर्ट करता रहेगा, इजराइल को बोलेगा लड़ते रहो, और ये लड़ाई आपकी वेस्ट एशिया में कभी नहीं खत्म होने वाली है। थिंग्स विल नेवर बी नॉर्मल, और एंड स्पेशली आपने जो ईरान के साथ किया है वो ईरान कभी नहीं भूले। करेक्ट सर, करेक्ट। ओके सर, थैंक यू सो मच। आपने अपने ओपिनियंस एंड व्यूज को बड़े कैंडिडली रखा। The audiences will definitely learn a lot. As always, it's a pleasure to host you and learn from your wealth of experience. और आपके जो बड़े ही सटीक जो एनालिसिस होता है, काफी कुछ सीखने को मिलता है इससे। So बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे शो में आने के लिए। Since you have to leave, we would have wanted to have a longer conversation, but since you have another meeting, so we will have to let you go, sir. All the best. All the best. Thank you, sir. Thank you, Jain sir. Wonderful speaking to you. All the best. Always a pleasure. Jain sir. Thank you.